हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बच्चों, पढ़ाई चल रही होगी और इस समय बज रहा है मॉर्निंग का 5 और मैं हूं आपके साथ टेंसर एनालिसिस के अगले वीडियो के साथ। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है कि एक इक्वेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर देना। मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम इक्वेशन को देख पा रहे हैं तो उसी इक्वेशन को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कैसे देखेंगे और देखेंगे तो वो क्या होगी। तो बच्चों, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा लास्ट में बताया था कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखें तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में कोई फर्क नहीं होता, दोनों से ट्रांसफर की हुई इक्वेशन सेम आती है। देखो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग आज एक थ्योरम की फॉर्म में पढ़ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं इसको। देखो क्या होता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट होता है एक प्रकार का, देखो थ्योरम है ये। देखो थ्योरम क्या है कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन, ठीक है, बिटवीन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट। ठीक है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट के बीच में। ठीक है, कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट व्हेन वी रिस्ट्रिक्ट ourselves to rectangular Cartesian ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, में चले तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में कोई भी फर्क नहीं होता। मतलब दोनों ही मेथड से, मैंने बताया था कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट ये दो अलग अलग मेथड हैं। अगर बेटा आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो बेटा पिछले वीडियो को ध्यान से देखिए, और मैं तो कहता हूँ टेंसर को स्टार्टिंग से ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। टेंसर से आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको पुराने वीडियोस और हो सके तो स्टार्टिंग से सब कुछ आप देखिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, सब कुछ आपको मिलेगा। तो बच्चों देखो, इसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, मान लो हमारे पास एक 2D लेके चल रहे हैं हम, एक्स और वाई एक्सिस का मान लो मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में मेरे पास कोई एक इक्वेशन है। मान लीजिए मेरे पास इस सिस्टम में कोई एक वेक्टर है और वो वेक्टर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए वेक्टर मेरे पास कुछ इस तरीके से है, फॉर एग्जाम्पल एफ टी आई कैप और जी टी और जे कैप। मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर है। ठीक है, इस सिस्टम में एक्स वाई वाले सिस्टम में मेरे पास ये एक वेक्टर है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होगा, एक्स वाई सिस्टम में मेरे पास ये एक वेक्टर है अगर, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, सिस्टम को थोड़ा बदल दिया। मान लीजिए हमने जो नया सिस्टम लिया है, मान लीजिए जो हमने नया सिस्टम लिया है वो ये ले लिया एक्स डैश और ये ले लिया मान लीजिए वाई डैश। नया सिस्टम मैंने एक्स डैश वाई डैश ले लिया है और मतलब ये रेक्टेंगुलर है, एक्स वाई के बीच का एंगल 90 था, एक्स डैश और वाई डैश के बीच का एंगल भी 90 ही है ना, और इसका एंगल थीटा है और इसका भी एंगल थीटा है। मतलब मैंने दोनों को थीटा थीटा रोटेट कर दिया है ना, एक्स को भी एंटी क्लॉकवाइज थीटा रोटेट कर दिया, वाई को भी एंटी क्लॉकवाइज थीटा रोटेट कर दिया। तो ओल्ड सिस्टम जो मेरे पास है उसके वेरिएबल्स एक्स और वाई है और जो नया सिस्टम है इसके वेरिएबल्स एक्स डैश और वाई डैश है। अब हमें इस इक्वेशन को नए सिस्टम में ट्रांसफर करना है। मतलब नए सिस्टम में अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं, कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट, वही बताना है
कि दोनों तरीकों से ट्रांसफर की हुई इक्वेशन सेम होगी, बस यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे बीएससी एमएससी में उनके एग्जाम में भी ये कई बार पूछा जाएगा। ठीक है, और इसको दिमाग में भी रखिए, है ना, ये अपने आप में थ्योरम में दिमाग में रहे तो अच्छा है। अच्छा, अब देखो बच्चों, मैंने मान लिया कि जो एक्स डैश है, एक्स डैश इसके डायरेक्शन कोसाइन डीसी, डीसी क्या होता है, डीसी होता है डायरेक्शन कोसाइन किसके, एक्स डैश के। ये मैंने मान लिया कि मान लो एक्स डैश के डायरेक्शन कोसाइन L1 और M1 है, किसके, विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में। और y डैश के डायरेक्शन कोसाइन जो है ये मान लीजिए L2 M2 है, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, x और y के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए y डैश के DC जो है वो L2 M2 है, और x डैश के DC जो है वो DC मतलब डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये इन जनरल एक कॉन्सेप्ट है, मान लो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है। मान लो कोई लाइन है और इस लाइन का x के साथ में एंगल अल्फा है, y के साथ में बीटा है और z के साथ में गामा है, मान लीजिए। तो इस लाइन का जो DC होता है, DC इसको हम LMN कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। ये डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन होती है कि अगर किसी लाइन का एंगल, ये 3D की डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन 2D में भी ट्रांसफर होगी, है ना भाई। 2D में दो एंगल होंगे अल्फा और बीटा, एक्स एक्सिस से एंगल होगा और वाई एक्सिस से एंगल होगा। 3D में तीन एंगल है, क्या क्या बोलो, अल्फा बीटा गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, है ना। 2D में यही चीज केवल कॉस अल्फा और कॉस बीटा तक ही लिमिटेड रहेगी। ठीक, तो एक्स डैश और वाई डैश के डीसी जो है वो मैंने मान लिए पुराने के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट समझो कि अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बस समझाया था कि हमें नए सिस्टम पुराने सिस्टम में रिलेशन मालूम होना चाहिए। देखो ध्यान दो क्या होता है, समझो यहां पर ध्यान से, एक्स डैश जो होगा, एक्स डैश होगा L1x प्लस M1y, और y डैश होगा L2x प्लस M2y, है ना। अगर इसके DC L1 M1 है और इसके DC L2 M2 है, तो x डैश को ऐसा लिख सकते हैं, y डैश को ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल अभी मैं इसको बता रहा हूं कि ऐसा लिख के चलते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, परेशान मत होना। लेकिन अगर हम इसके रीजन में पड़ गए तो मेन सवाल से हम थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, इसलिए पहले ये मान लो कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये बात दिमाग में रखो। ठीक है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं ये भी इसका रीजन में मैं तुमको अभी समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। देखो अच्छा, और ऐसा लिख सकते हैं, और ध्यान देना ये तो हुआ एक्स डैश वाई डैश इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब एक्स वाई की जो वैल्यू होगी देखो वो भी हम लिख सकते हैं, एक्स होगा L1 एक्स डैश प्लस L2 वाई डैश, और वाई होगा M1 एक्स डैश प्लस M2 वाई डैश। तो एक्स डैश वाई डैश को भी एक्स वाई में लिख सकते हैं, और एक्स वाई को भी हम एक्स डैश और वाई डैश में लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश को भी हम एक्स वाई में लिख सकते हैं, और ध्यान देना एक्स वाई को भी हम एक्स डैश और वाई डैश में लिख सकते हैं। इस बात को जरा यहां पर ध्यान रखें बच्चों तो अच्छा होगा, और इसके पीछे क्या रीजन है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखो अब हम कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट की हेल्प से देखो ट्रांसफर करेंगे चीजों को। देखो ध्यान दो, इस थ्योरम को मिटा देता हूं मैं, है ना, ये रिलेशन, इसको भी डायग्राम को मिटा देता हूं मैं, इसको भी मैं डायग्राम को मिटा देता हूं, जरूरत नहीं है, थ्योरम को ही मिटा देता हूं, जरूरत नहीं है, समझ गया हमें क्या काम करना है। ठीक है, और ये रिलेशन मैं यहां लिख देता हूं साइड में, इसकी जरूरत हमको पड़ती रहेगी। एक्स डैश बराबर L1x प्लस M1y, और y डैश बराबर क्या है L2x प्लस M2y, ये है।
और x बराबर क्या होगा, L1 x डैश प्लस L2 y डैश, और y बराबर होगा M1 x डैश प्लस M2 y डैश। ठीक है, ये डैश है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा तो बच्चों क्या है देखो, और ये हमारा आर वेक्टर है एक सिस्टम का, एफ टी आई कैप प्लस जी टी जे कैप, ये हमारा आर वेक्टर है एक सिस्टम का। आर वेक्टर मतलब ये किसी कर्व का इक्वेशन भी हो सकता है, किसी पार्टिकल के मोशन का इक्वेशन भी ये हो सकता है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, जब हम मैथ्स में चलते हैं तो इक्वेशन ऑफ कर्व की हेल्प से डील करते हैं, जब फिजिक्स में चलते हैं तो जनरली किसी पार्टिकल के मोशन की हेल्प को हम यहाँ, किसी पार्टिकल के मोशन के को हम यहाँ पर डील करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो। अच्छा अब देखो हम कंट्रावेरिएंट पहले चलते हैं। कंट्रावेरिएंट, मान लो हम कंट्रावेरिएंट से इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग कंट्रावेरिएंट की हेल्प लेते हैं। मान लो हम कंट्रावेरिएंट की हेल्प लेते हैं, तो कंट्रावेरिएंट से क्या होगा बोलो, ए डैश आई जो होगा वो होगा ए अल्फा डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 और 2, क्योंकि 2 डायमेंशनल सिस्टम है। भाई अल्फा क्या है, पुराना वाला भी 2 डायमेंशन है, और एक्स डैश क्या है, नया वाला सिस्टम भी 2 डायमेंशन है, और बल्कि ऐसा ही होगा, आप 2D को 2D में ही ट्रांसफर करेंगे, 3D को 3D में ही ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो अब देखो जैसे कि अगर हम अल्फा की वैल्यू रखें तो अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है, अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है, और अल्फा की वैल्यू 2 भी हो सकती है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 और अल्फा की वैल्यू 2 हो सकती है। अल्फा को पहले 1 लिया, फिर अल्फा को हमने 2 लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी में हम लोग आई को पहले 1 ले लें। आई को 1 लेंगे तो ए डैश 1 क्या होगा, A1 डेल एक्स डैश 1 अपॉन डेल एक्स 1 प्लस A2 डेल एक्स डैश 1 अपॉन डेल एक्स 2। ये हमने किया, आई को 1 लिया। अब देखो यहां से जो A1 A2 है ये पुराने वाले कंपोनेंट्स हो गए, ये हमारे पुराने वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए, A1 और A2 पुराने वाले वेक्टर के कंपोनेंट हो गए। x1 x2 क्या हो गए, पुराने वाले वेरिएबल्स यानी xy। जो x1 है वो हमारा x है, और जो y1 है वो हमारा y है, मतलब पुराने वाले वेरिएबल्स। ठीक है, x डैश 1 क्या है, x डैश 1 है नए वाले वेरिएबल्स, है ना, और x डैश 1 और x डैश 2 क्या है, नए वाले वेरिएबल्स। इस बात को जरा यहां पर समझो, x डैश 1 है नए वाले वेरिएबल्स, ठीक है, और x डैश 2 है वही अपने नए वाले वेरिएबल्स, है ना। ये पुराने वेरिएबल्स, ये नए वाले वेरिएबल। देखो ध्यान दो, i को 1 लिया तो देखो a डैश 1 क्या मिलेगा, A1 को मान लीजिए A1 ही रखते हैं, और x डैश 1 हो गया x डैश, और अपॉन डेल x डैश हो गया डेल x, प्लस A2 को A2 ही रखते हैं, x डैश 1 अपना क्या हो गया, डेल x डैश, ठीक है, और डेल x2 सॉरी x1, ये है x2, ये x1 है, ये x2 है, तो ये x2 क्या हो गया, डेल y हो गया। तो देखो i को 1 लिया तो इससे हमें जो ये वेक्टर है इसका फर्स्ट वाला कंपोनेंट देखो यहां से मिल जाएगा नए सिस्टम में। ठीक है, देखो अब इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो अब मेन होता है इन डिफरेंशिएशन की वैल्यूज को रखना, है ना, मतलब पुराने सिस्टम को नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में हमेशा हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स डैश मतलब जो हमारा जो है सॉरी नए सिस्टम को पुराने के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कंट्रा वेरिएंट में हमेशा। नए सिस्टम के वेरिएबल्स एक्स डैश है, पुराने के क्या है, एक्स और वाई। देखो निकालते हैं, डेल एक्स डैश
अपॉन डेल एक्स निकालो, मतलब इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। तो जब पार्शियल करते हैं, जैसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मानते हैं। देखो जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट रहता ही रहता है। जैसे कि अगर आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट मानेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में करिए तो केवल क्या आएगा L1, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट है। अच्छा, फिर अगर आप x डैश को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो केवल m1 आएगा क्योंकि ये सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर m1 कांस्टेंट, y का y के रेस्पेक्ट में 1। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, a डैश 1, देखो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा a1, इसकी वैल्यू हो गई L1, और ये मिलेगा a2 और इसकी वैल्यू हो गई m1। तो देखो यहाँ से हमें a डैश 1 मिला, i को 1 रखा तो, है ना। कंट्रा वेरिएंट से देखो ये क्या हुआ, ये नया जो वेक्टर होगा उसका पहला वाला कंपोनेंट देखो ये रहा। a1 a2 क्या है, a1 a2 की वैल्यू देखो ये होगी जो पुराने वेक्टर के कंपोनेंट है वो, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम i को 2 ले लें, इसी में अगर हम i को 2 ले लें तो क्या होगा सोचो, a डैश 2 बराबर a1 डेल x डैश 2 अपॉन डेल x1, a2 डेल x डैश 2 अपॉन डेल x2। देखो a डैश 2 क्या आ गया, a1 डेल x डैश 2, ये क्या हो गया, ये हो गया डेल y डैश अपॉन डेल x, है ना, डेल x प्लस a2 डेल x2 मतलब डेल y डैश अपॉन डेल x2 का मतलब डेल y। देखो यहां पर क्या हुआ, पहले x डैश को x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पर y डैश को x, और ये बातें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ये सब प्रोसेस आप ना करें, आप एक काम सीधे भी कर सकते हैं, है ना। क्या किया, फर्स्ट वाला हमें कंपोनेंट चाहिए था नए वेक्टर का, तो a1 लिया, पुराना कंपोनेंट a1 लिया, और पहले हमने क्या किया, देखो x डैश को x के रेस्पेक्ट में किया, यहाँ पर a2 लिया, x डैश को y के रेस्पेक्ट में किया, यहाँ पर भी देखो पहले a1 लिया और y डैश को x के रेस्पेक्ट में किया, यहाँ पर a2 लिया, y डैश को y के रेस्पेक्ट में किया। देखो ध्यान दो, a डैश 2 क्या बनेगा, a1 तो a1 ही रहेगा, डेल y डैश अपॉन डेल x, देखो यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा बोलो, डेल y डैश अपॉन डेल x, रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा L2, और इसी में y डैश को रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या होगा M2, है ना। रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो L2 कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, क्योंकि y को कांस्टेंट मानेंगे सब जीरो हो जाएगा। रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो M2 आएगा। देखो ये वैल्यू यहाँ रखी जाए, ये हो गया यहाँ पर L2, और ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर M2। देखो ये हमें नए वाले रेफरेंस में दूसरा कंपोनेंट, है ना, ये पहला वाला कंपोनेंट हो गया, ठीक है। यहां से ये पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट, मतलब जो नया वाला वेक्टर होगा उसमें पहला वाला कंपोनेंट ये होगा और दूसरा वाला कंपोनेंट यहां पर ये होगा, ठीक है। इसको देखो हम यहां पर कहीं लिख देते हैं साइड में कि क्या क्या मिला है। देखो a डैश 1 क्या मिला, ये मिला a1 और L1 प्लस मिला है a2 और M1, a डैश 2 क्या मिला, a डैश 1 देखो यहाँ पर ये मिला, a डैश 2 क्या मिला, ये मिला a डैश L2 और प्लस मिला है, सॉरी a1 L2 और a2 M2। देखो ये हमें यहाँ पर मिले हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, कंट्रा वेरिएंट से। अच्छा, अब हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हम यही चीजें कोवेरिएंट से निकालें तब भी ये कंपोनेंट सेम आते हैं, क्योंकि अगर कंपोनेंट सेम आ गए तो वेक्टर भी सेम हो जाएगा। अब हम यहां पर इतना प्रूव करेंगे कि अगर हम यही काम कोवेरिएंट से करें तो कंपोनेंट्स हमारे सेम आते हैं। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, देखो अब हम आ जाएं कोवेरिएंट पर, ठीक है, इस सबको हटा देते हैं यहां से। देखो अब हम आ जाते हैं बेटा
कोवेरिएंट पर। देखो कोवेरिएंट में क्या होता है, हमको मालूम है ए डैश आई होता है ए अल्फा डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स डैश आई, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बोलो, अल्फा की वैल्यू 1 लेंगे और प्लस अल्फा की वैल्यू 2 लेंगे। ठीक है, सॉरी आई तो आई रहेगा। अल्फा की वैल्यू पहले देखो हमने यहां पर 1 ली हर जगह, फिर अल्फा की वैल्यू 2 ली, क्योंकि हम अल्फा क्या है, अल्फा है पुराना वाला सिस्टम। ठीक है, पुराना वाला सिस्टम क्या है, 2D है, तो अल्फा की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी। ठीक है, अच्छा आई की वैल्यू भी पहले हम 1 लेंगे, तो देखो ए डैश 1 क्या होगा, A1। आई की वैल्यू को पहले 1 लिया, इधर भी आई की वैल्यू को 1 लेंगे। ठीक है, फिर हम आई की वैल्यू को देखो 2 लेंगे, आई को 1 लिया, फिर हम आई को 2 लेंगे। आई को 2 लेंगे तो क्या होगा, ए डैश 2 A1 डेल x1 अपॉन डेल x डैश 2, आई की वैल्यू को 2 लेंगे, और A2 डेल x2 अपॉन डेल x डैश 2। अच्छा अब देखो सारी वैल्यूज इसमें रखी जाएं, तो देखो ये क्या होगा, A1 x1, x1 का मतलब हो गया x, और x1 डैश ये हो गया डेल x डैश, प्लस A2 तो A2 रहा, x2 हो गया अपना y, और यहां पर देखो डेल x डैश 1, डेल x डैश 1 हो गया डेल x डैश। देखो ये है ना, x1 x2 का मतलब पुराना वाला सिस्टम यानी xy, और x डैश 1 और x डैश 2 का मतलब नया वाला सिस्टम x डैश और y डैश। तो देखो ये आ गया नए वाले वेक्टर का पहला वाला कंपोनेंट। इसी प्रकार देखो यहां पर भी A1 डेल x डैश, x डैश का मतलब हो गया डेल x अपॉन x डैश 2 यानी कि डेल y डैश, प्लस हो गया A2 डेल x2, डेल x2 क्या हो गया, डेल y हो गया, अपॉन डेल x डैश 2 यानी डेल y डैश हो गया। ठीक है, ये देखो यहां पर, तो देखो ये आ गया नए वाले सिस्टम में दूसरा कंपोनेंट। देखो वैल्यूज रखो, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डैश रखो, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डैश। अब देखो हमें एक्स वाई को रिस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश करना है, तो ये यहां से निकलेगा। देखो यहां से निकालो, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डैश निकालोगे तो क्या आएगा L1, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स डैश निकालो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स डैश निकालो तो क्या आएगा M1, है ना। अच्छा इसी प्रकार डेल एक्स अपॉन डेल वाई डैश निकालो, x को y डैश के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा L2, क्योंकि y डैश के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो इसका मतलब x डैश को कांस्टेंट मानेंगे। बस समझे, y डैश के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो x डैश को कांस्टेंट मानेंगे। और दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए डेल y अपॉन डेल y डैश, तो y को y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा M2। देखो अब ये वैल्यूज यहां रखो, इसमें ये वैल्यू रखो, तो A1 तो A1 ही रहा, ये वैल्यू क्या है, देखो ये वैल्यू है L1, A2, ये वैल्यू क्या है, देखो ये वैल्यू है M1। ठीक है, तो ये हमारा देखो आ गया है A1 डैश की वैल्यू, ये आ गया A1 डैश की वैल्यू, मतलब नया वाला कंपोनेंट कोवेरिएंट में। अच्छा यहां से रखो देखो वैल्यू, तो क्या है A1 डेल एक्स अपॉन डेल वाई डैश, डेल एक्स अपॉन डेल वाई डैश कितना हो गया L2, और प्लस A2 तो A2 रहेगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई डैश कितना हो गया M2, तो देखो ये आ गया है A2 डैश। तो देखो ये नए कंपोनेंट्स आ गए, ये और ये, है ना, कोवेरिएंट की हेल्प से नए वेक्टर के कंपोनेंट नए रेफरेंस में। देखो पुराने कंपोनेंट ये थे A डैश L1, देखो ये A1 A2 तो यही है, चाहे 1 2 ऊपर है, अगर 1 2 ऊपर है तब भी A1 A2 यही है, और यहां पर 1 2 नीचे है तब भी A1 A2 यही है। साथ में क्या है L1 M1, यहां भी देखो साथ में क्या है L1 M1, और यहां पर देखो A1 A2 ऊपर है
तो भी ये यही है कंपोनेंट्स पुराने वाले। और यहाँ पर देखो A1 A2 नीचे है, तब भी ये कंपोनेंट्स यही पाने वाले है ना। A1 A2 चाहे ऊपर 1 और 2 हो, तब भी वो पुराने वाले कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें A1 A2 में 1 2 नीचे है, तब भी वो पुराने वाले कंपोनेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वो पर ऊपर नीचे का चक्कर इसलिए बनाया गया जिससे आपको याद रहे कि कंट्रा वेरिएंट में ट्रांसफॉर्म करना है या कोवेरिएंट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बस ये अपना सिंबल बनाया गया, मतलब वही है। A1 A2 चाहे पुराना सिस्टम हो चाहे नया सिस्टम हो, मतलब चाहे कंट्रा वेरिएंट हो चाहे कोवेरिएंट हो, A1 A2 कंपोनेंट्स रहेंगे पुराने वेक्टर के, और इधर भी A1 A2 पुराने वेक्टर के कंपोनेंट्स रहेंगे, चाहे कंट्रा वेरिएंट हो चाहे कोवेरिएंट हो, कोई भी हो। साथ में देखो कोफिशिएंट सेम है, L1 M1, यहाँ भी L2। देखो इसका मतलब जो नए वेक्टर के कंपोनेंट्स आए इससे या इससे, वो देखो सेम आए, है ना। चाहे आप कंट्रा वेरिएंट से ट्रांसफॉर्म करें चाहे आप कोवेरिएंट की हेल्प से ट्रांसफॉर्म करें, है ना। चाहे आप कंट्रा वेरिएंट की हेल्प से ट्रांसफॉर्म करें या कोवेरिएंट से ट्रांसफॉर्म करें, आपको जो नए वेक्टर के कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वो दोनों मेथड से सेम मिल रहे हैं, क्योंकि A1 A2 और A1 A2 ये वही पुराने वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो गया, अगर हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में चल रहे हैं तो कंट्रा वेरिएंट की हेल्प से ट्रांसफर करें या कोवेरिएंट की हेल्प से ट्रांसफर करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो रिलेशन आए थे ये वाले और ये वाले, ये कैसे आए ये जरा देखें। आखिर ये रिलेशंस कहाँ से आए थे, क्योंकि L1 M1 क्या थे, उसके DC थे, L2 M2 क्या थे, उसके DC थे। ये रिलेशन आखिर कहाँ से आए, जरा इसको भी हम यहाँ पर देख लें। तो ये हमने थ्योरम को प्रूव कर दिया। ये रिलेशन आप लिखेंगे डायरेक्ट एग्जाम में, इसका प्रूव आप नहीं करेंगे कि ये रिलेशन आखिर कहाँ से आए, ये आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन हमें अपने समझने के लिए मालूम होना चाहिए कि भाई ये रिलेशन आखिर हमने लिखे कहाँ से हैं। तो उसको अब मैं बता रहा हूं कि आखिर ये रिलेशन हमने कैसे लिखे थे। बाकी ये थ्योरम अपनी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है बच्चों। लिखो जरा ध्यान से, इसको मिटाऊंगा मैं अभी। देखो बच्चों, अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, आखिर ये रिलेशन हमने कैसे लिखे थे, है ना। ये रिलेशन आखिर कहां से आए थे, इसको हम प्रूव कर देते हैं, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। देखो ये सब हटा देते हैं कि बस ये रिलेशन लिखे रहने छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो समझो जरा ध्यान से। देखो क्या होता है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट देखो होता है। मान लो मेरे पास ये एक्स वाई सिस्टम है, और अगर हम इसको एक्स डैश पर ले जाएं और इसको वाई डैश पर ले जाएं, मतलब दोनों को ही हम थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, नया सिस्टम बना लें, तो क्या होता है देखो बच्चों, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश में ये रिलेशन होता है। ये होता है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक्स वाई में और एक्स डैश वाई डैश में रिलेशन होता है। ये बच्चों को 11-12 लेवल पर सिखाया जाता है। अगर आप हमारे 11 के स्ट्रेट लाइन टॉपिक में जाएंगे, क्लास 11 और आईआईटी का स्ट्रेट लाइन टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइंस पे मैंने ये समझाया था बहुत डिटेल से। हालांकि अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए, लेकिन ये रिलेशन याद रखिए, है ना। ये बच्चों को सिखाया जाता है कि ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब देखो, जैसे अगर हमें एक्स डैश चाहिए, देखो एक्स डैश क्या है, ये है एक्स इंटू कॉस थीटा और प्लस ये हो जाएगा वाई इंटू साइन थीटा, इससे हमें एक्स डैश मिल जाएगा। देखो अगर हमें वाई डैश निकालना तो वाई डैश क्या होगा, एक्स इंटू माइनस साइन थीटा और प्लस वाई इंटू कॉस थीटा। अब देखो हमने जो रिलेशन लिखे थे वो ये थे। देखो ये कैसे है, देखो जैसे मैंने कहा था कि मान लो एक्स डैश का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डैश का
एक्स एक्सिस के साथ में एंगल मान लिया मैंने अल्फा 1 है और वाई एक्सिस के साथ में एंगल मान लिया मैंने बीटा 1 है, मान लो। तो L1 क्या होगा, L1 हो जाएगा cos अल्फा 1 और M1 क्या हो जाएगा cos बीटा 1, क्योंकि x डैश का x एक्सिस के साथ में अगर एंगल अल्फा 1 है और x डैश का y एक्सिस के साथ में एंगल बीटा 1 है तो डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन होती है। अच्छा देखो यहां पर एंगल क्या है, x डैश का x के साथ में एंगल क्या है, थीटा, तो अल्फा 1 की जगह थीटा हो जाएगा तो cos थीटा, और x डैश का y के साथ में देखो एंगल क्या है जो हमने बीटा 1 माना है, तो बीटा 1 क्या हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि ये हो गया हमारा साइन थीटा, समझो, है ना। x डैश का x के साथ में एंगल थीटा है जो कि यहाँ हमारा अल्फा 1 हो गया, x डैश का y के साथ में एंगल बीटा 1 है जो कि यहाँ हमारा 90 माइनस थीटा देखो हो गया। तो देखो ये cos थीटा साइन थीटा की जगह पर हम L1 M1 रख दें तो क्या हुआ, x इंटू L1 प्लस वाई इंटू M1, देखो यही हमारा x डैश आ गया जो हमने यहाँ पर लिखा था, देखो ये लिखा था x डैश। अच्छा यहाँ पर आ जाए अब y डैश का एंगल हम मान लेते हैं कि इसके मान लो हमने DC L2 M2 माने थे, इसके DC हमने L2 M2 माने थे, मान लो y डैश का एंगल x एक्सिस के साथ में है अल्फा 2 और y डैश का एंगल y एक्सिस के साथ में है मान लो बीटा 2। तो देखो y डैश का एंगल x एक्सिस के साथ में यहां से क्या हुआ 90 प्लस थीटा, तो मतलब ये जो अल्फा 2 है ना, देखो जो हमारा L2 है, L2 ये क्या होगा cos अल्फा 2 होगा, और अल्फा 2 क्या हो गया, y डैश का x एक्सिस के साथ में एंगल क्या हो गया 90 प्लस थीटा हो गया, तो cos 90 प्लस थीटा जिसको हम माइनस साइन थीटा कह सकते हैं, और M2 क्या हो गया, M2 हो गया cos ऑफ बीटा 2, cos बीटा 2 का मतलब y डैश का y एक्सिस के साथ में एंगल जो कि थीटा ही है, तो ये बीटा 2 की वैल्यू क्या हो गई बोलो, ये cos थीटा ही हो गई। देखो अब यहां पर हमने y डैश ये लिखा तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं L2, तो ये हो गया x L2, और cos थीटा को लिख सकते हैं M2 और ये हो गया y M2, देखो ये वही y डैश आ गया जो हमने यहाँ लिखा था, तो x डैश देखो ये आ गया, y डैश देखो ये आ गया। अब उल्टा सोचो x y निकालना, x क्या होगा देखो समझो यहाँ से ध्यान से, x क्या है, x को निकालना है तो ऐसे चलो, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई x डैश cos थीटा और प्लस क्या हो गई, प्लस क्या हो गई बोलो y डैश इंटू माइनस साइन थीटा, समझो x डैश cos थीटा को हम लिख सकते हैं L1 और माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं देखो यहां से L2, देखो ये आ गया y डैश L2, देखो ये वही अपना x आ गया, देखो ये x आ गया L1 x डैश और L2 y डैश। अच्छा अगर हमें y चाहिए, देखो y निकालो, तो y कैसे निकलेगा समझो, y के लिए इधर आओ, तो y क्या हुआ, y हो गया x डैश साइन थीटा, ठीक है x डैश साइन थीटा और प्लस का y डैश cos थीटा, ठीक है। देखो y क्या है, y की देखो वैल्यू क्या m1 x डैश, देखो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं m1, तो x डैश, ठीक है m1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं देखो यहां से हम m2 देखो क्या हो गया cos थीटा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट मिल गए जो हमने यहां पर देखो डायरेक्ट ये दोनों रिलेशन लिखे थे, है ना। तो ये मतलब इसकी हेल्प से आए, इसको आप याद रखें तो अच्छा रहेगा कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश में रिलेशन होता है। और वैसे एग्जाम में आपसे वो इसकी प्रूविंग नहीं मांगेगा, तो इसकी प्रूविंग आप एग्जाम में मत करिए, ये अपने समझने के लिए है, या इन फ्यूचर कभी आप टीचर वीचर बन गए गलती से तो आपसे बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे आया, या आपके बच्चे बड़े हो गए और आप उनको मैथ्स पढ़ाने बैठे, हाँ, तो बोलेंगे कि डैडी डैडी ये रिलेशन समझा के दिखाइए तो मैं आपको मान जाऊं, तो तुम कहोगे अरे हमारे सर थे यूट्यूब पर पढ़ाया करते थे यार, बेचारे बड़े मन से पढ़ाते थे, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाते थे, उन्होंने हमको समझाया था, देखो मैं तुमको समझाता हूँ,
ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ये सब सिलसिला चलता रहता है बेटा, मैथ्स है। एक आदमी से दूसरे आदमी पर ट्रांसफ़र होगी, दूसरे से तीसरे पर ट्रांसफ़र होगी, मैथ्स चलती रहेगी। और जब तक मैथ्स चलती रहेगी तब तक ये दुनिया जो है चलती रहेगी, दुनिया में नए नए डेवलपमेंट होते रहेंगे। मैथ्स से ही बेटा डेवलपमेंट है, मैथमेटिक्स से ही सब कुछ है। ठीक है बेटा। मैथ्स जो है जब एक बच्चा छोटा होता है वहाँ से शुरू हो जाती है। आपने उसको एक टॉफ़ी दी, दूसरी टॉफ़ी दी तो कहता मेरे पास अब 2 टॉफ़ी हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। लेकिन मैथ्स जो है ये कहीं ना कहीं आदमी को लालच भी सिखाता है। आदमी 99 के फेर में पड़ जाता है कि अरे यार इतना इनकम मेरे पास हो गया, अब कुछ और इनकम, इतना पैसा, 1 लाख आ गया, 2 लाख आ गया, 3 लाख आ गया, मुझे 25 लाख की गाड़ी लेनी है। तो लालच में नहीं पढ़ना है, मैथ्स तो पढ़ना है लेकिन लालच में नहीं पढ़ना। हालांकि बिना लालच में पढ़े इंसान मानता ही नहीं है। खैर कोशिश करनी चाहिए लालच से दूर रहें और मैथ्स पढ़ें, फ्री माइंड से पढ़ें। ठीक है बच्चों। तो टेंसर का ये कॉन्सेप्ट आपने समझा, इसको समझने में बड़ा मजा आया, आप इसको समझिए, पढ़िए। तो अभी ये टेंसर का सिलसिला चालू रहेगा और आप आगे भी नए नए कॉन्सेप्ट टेंसर के पढ़ते रहेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।